बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और एनिमेशंस भी दिखाई जाएंगी। सवाल नंबर 1 है बेटा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तारीफ करें। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक मसला हल करने के अमल को कहते हैं जिसमें हम महारतों का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक ऐसे पेचीदा मसले को आसान तरीके से हल करते हैं कि इसे कंप्यूटर के जरिए भी अंजाम दिया जा सके। तो अगर वो कंप्यूटर के जरिए भी अंजाम दिया जा सके तो इसे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। लफ्जी माने थिंकिंग का बेटा सोच होता है और कंप्यूटेशनल से मुराद है कि हम कंप्यूटराइज हल निकालेंगे, कंप्यूटर की मदद से इसका हल निकालेंगे। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है डीकंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन कहते हैं बेटा जुड़ने को और डीकंपोजिशन कहते हैं टूटने को। तो डीकंपोजिशन के मरहले में एक पेचीदा मसले को छोटे छोटे मुनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो डीकंपोजिशन जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक अहम कदम है। जब भी हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जरिए किसी मसले को हल करते हैं तो डीकंपोजिशन की टेक्निक अप्लाई करते हैं। इससे हम बड़े मसाइल को छोटे छोटे मसाइल में मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम करते हैं और फिर उन छोटे छोटे मसलों को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है पैटर्न की शनाख्त से क्या मुराद है। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न की शनाख्त कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक लाजमी पहलू है। इसमें डेटा या मसले के अंदर तरतीब, बाकायदगी या तकरार को समझना शामिल है। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 2 या 3 बार अपने फेसबुक के सर्च बार में सर्च करते हैं शूज के ऐड को, आप जूते खरीदना चाहते हैं। अब एल्गोरिदम आपके पैटर्न की शनाख्त करेगा कि इस शख्स को जूतों की जरूरत है और जितने भी एड्स उसके पास जूतों से रिलेटेड मौजूद है आपकी फेसबुक की फीड में वो आना शुरू हो जाएंगे। अब वो किसकी मदद से आए? वो पैटर्न की शनाख्त की मदद से आए। इसको कहते हैं बेटा पैटर्न की शनाख्त, पैटर्न रिकॉग्निशन। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है आपसे एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ करें। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें पेचीदा हकीकत को छुपाया जाता है और सिर्फ जरूरी हिस्से को जाहिर किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के अमल में बहुत सारी ऐसी मालूमात छुपा ली जाती हैं जो ज्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, आपके काम की नहीं थी। तो इससे पेचीदगी को कम करने में मदद मिलती है और यह हमें तफसीलात में गुम हुए बगैर आला सतही जायजा देता है। आपकी तवज्जो मरकूज रहती है ताकि आप मेन मुद्दे की बात को, मेन बात को समझ सकें और फालतू बातों को इग्नोर कर सकें। सवाल नंबर 5 में पूछा गया बेटा एल्गोरिदम की तारीफ करें। तो एल्गोरिदम एक मुनज़्ज़म और वाज़ेह तरतीब में दी गई हिदायत का मजमुआ होता है जिस पर अमल करके किसी खास मकसद को हासिल किया जाता है। अब एल्गोरिदम की मदद से हम अपने मसाइल को हल करते हैं। एल्गोरिदम को आप यूं भी समझ सकते हैं जैसे जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, रियाजी करते हैं, तो उसमें फार्मूले की अप्रोच के जरिए आप एक सवाल को हल करते हैं। तो वह एल्गोरिदम ही बनता चला जाता है जब वाज़ेह तरतीब में दी गई हिदायत को आप फॉलो करते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया बेटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग के असूल क्या है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के असूलों में शामिल असूल, सबसे पहला मसले की समझ होना। सबसे पहले स्टेप पे आपको मसले को समझना है, उसके बुनियादी पहलुओं की शनाख्त करनी है, जरूरियात की वजाहत करनी है, मकासद का तयन करना है कि ये मसला हमें हल करना है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी। सेकंड नंबर पे है बेटा मसले को आसान बनाना। मसले को आसान बनाने के लिए हम डीकंपोजिशन का अमल करते हैं। इसको छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तकसीम करते हैं और काबिले इंतजाम झेली मसाइल में तकसीम किया जाता है। नंबर 3 है बेटा हल का इंतजाम और डिजाइन। हल का इंतखाब और डिजाइन में क्या आता है कि आप लिस्ट ऑफ सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें से बेहतरीन हल का इंतखाब करते हैं। मुख्तलिफ तरीकों का जायजा लेने के बाद आप उनमें से बेस्ट सोल्यूशन चूज करते हैं और सबसे मौसर तरीका मुंतखब करने को हल का इंतखाब कहते हैं। सवाल नंबर 7 में बेटा पूछा गया है एल्गोरिदम डिजाइन के तरीके क्या हैं। तो एल्गोरिदम डिजाइन के मुख्तलिफ तरीके हैं।
جو کمپیوٹیشنل مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنیک فراہم کرتے ہیں، مختلف ٹولز فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے دو طریقے جو آپ کے چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں، پہلا فلو چارٹ اور دوسرا سیوڈو کوڈ، تو الگ الگ کر کے ہم ان دونوں کو پڑھیں گے اور ان کی میں آپ کو پریکٹیکل اینیمیشن بھی دکھاؤں گا۔ سوال نمبر 8 میں بیٹا پوچھا گیا ہے فلو چارٹ کی تعریف کریں۔ فلو چارٹ کسی عمل یا نظام کے مراحل کی تصویری نمائندگی ہے جنہیں مختلف علامتوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، تیروں کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک لائن جس کے اوپر ایک ایرو ہیڈ ہو، اس کو ہم تیر کہیں گے، تو ایک شکل دوسری شکل کے ساتھ تیر کے ذریعے جوڑی جائے گی۔ سوال نمبر 9 میں بیٹا پوچھا گیا ہے فلو چارٹس کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، کاروباری سمیت مختلف شعبوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں تاکہ عمل کو ویژولائز کیا جا سکے۔ ویژولائز کرنے کا مطلب بیٹا کہ تصویری شکل میں دکھایا جا سکے۔ نظام کے ڈیزائن کو تصویری شکل میں دکھانے سے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور پیچیدہ ورک فلو کو واضح اور مؤثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ فلو چارٹس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو فلو چارٹس کے عمل کی واضح اور مختصر نمائندگی فراہم کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو تصویری شکل میں ایک پروسیس سمجھایا جاتا ہے تو اس کو ایک ہی نظر میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابلاغ میں کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ پیچیدہ عمل کو وسیع سامعین تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے فلو چارٹ، جس سے سب کو ایک جیسی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ مسئلے کو حل کرنا، فلو چارٹس عمل میں رکاوٹوں اور غیر مؤثر پہلوؤں کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتے ہیں جو مسئلہ حل کرنے اور بہتری لانے میں مددگار ہے۔ اور دستاویزی طور پہ کیسے کام آتا ہے؟ یہ نظام اور عمل کے لیے ضروری دستاویزات کے طور پر کام کرتے ہیں جو تربیت اور حوالہ جات کے لیے مفید ہے۔ فلو چارٹ میں جو استعمال ہونے والی علامتیں ہیں سوال نمبر 11 میں پوچھی گئی ہیں۔ فلو چارٹ کی جو علامتی تصویری نمائندگی ہے بیٹا، اس کے اندر سب سے پہلا بیضوی ہے۔ اب یہ جو بیضوی ہے انڈا نما شکل، اس کو ٹرمینل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرمینل کی جو شکل ہے وہ عمل کے آغاز میں بھی استعمال کی جائے گی اور عمل کے اختتام میں بھی استعمال کی جائے گی۔ تو جہاں سے آپ کا فلو چارٹ شروع ہوگا اس پہ بھی آپ یہی بیضوی کی علامت لگائیں گے، اور جہاں پر اختتام ہوگا، ختم ہوگا، وہاں پر بھی آپ اسی علامت کا استعمال کریں گے۔ دوسری شکل ہے بیٹا مستطیل۔ یہ عمل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ ایک عمل، کام یا آپریشن کو اگر آپ نے ظاہر کرنا ہے تو وہاں پر آپ ایک ریکٹینگل کا استعمال کریں گے، مستطیل کا استعمال کریں گے۔ پھر ہے آپ کے پاس متوازی الاضلاع، پیراللوگرام جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو شو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ڈیٹا کے ان پٹ اور ڈیٹا کی آؤٹ پٹ کی نمائندگی کس سے کروائی جائے گی؟ متوازی الاضلاع سے۔ پھر ہے بیٹا آپ کے پاس ڈائمنڈ، جو کہ فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ عمل میں ایک فیصلے کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہوگا، فرض کریں کہ اگر آپ کے نمبر 33 سے زیادہ ہیں آپ پاس، 33 سے کم ہیں آپ فیل، تو اس طرح کے عمل کو ہم فیصلہ سازی کہتے ہیں۔ تو فیصلہ سازی کے عمل کے لیے ڈائمنڈ کا سمبل استعمال کیا جائے گا۔ اور آخری ہے بیٹا تیر، جسے ہم فلو لائن بھی کہتے ہیں۔ تیر کا نشان، ایک لائن اور اس کے آگے ایرو ہیڈ۔ یہ فلو چارٹ کے اندر بہاؤ کی سمت دکھاتا ہے کہ اگلا سٹیپ کون سا ہے، اس سے اگلا سٹیپ کون سا ہے اور اس سے اگلا سٹیپ کون سا ہے۔ آپ کی سکرین پر فلو چارٹ کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے بیٹا۔ اب اس پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس دو ان پٹ نمبرز ہیں، ایک کا نام A ہے اور دوسرے کا نام B ہے، اور ان دونوں نمبر کا فلو چارٹ بنایا جا رہا ہے ایڈ کرنے کے لیے۔ تو ایڈ کرنے کے لیے دیکھیں سٹارٹ اور اینڈ۔ سٹارٹ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ بیضوی کا استعمال کیا ہے، اور اینڈ پہ بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ بیضوی کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں پر ان پٹ اور آؤٹ پٹ دکھانی تھی، ان پٹ لینے کے لیے متوازی الاضلاع کا استعمال کیا گیا اور لکھا گیا ان پٹ A, B۔ مطلب دو نمبر آپ نے ان پٹ لیے، ایک کا نام A ہے اور ایک کا نام کیا ہے؟ B۔ اس کے بعد پروسیس یا عمل کو ظاہر کرنے کے لیے مستطیل کا استعمال کیا گیا، جس میں لکھا ہوا ہے sum is equal to A plus B۔ ان دونوں نمبر کو ایڈ کیا گیا اور ان کے ریزلٹ کو سٹور کیا گیا کس ویلیو میں؟ سم میں۔ اس کے بعد ایک اور متوازی الاضلاع آپ کو دکھایا گیا اور اس کے اندر آؤٹ پٹ دکھائی گئی، آؤٹ پٹ سم، کہ سکرین کے اوپر سم کی ویلیو کو شو کروایا جائے، اور ایرو اس کے بعد آپ کو اینڈ تک لے کے جا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آخری سٹیپ کیا ہے؟ اینڈ ہے۔ تو آپ اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس دو ان پٹ نمبر آئے،
आपने स्टार्ट किया, दोनों इनपुट नंबर्स को सम किया और सम करने के बाद इनको आउटपुट किया और उसके बाद आपका फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 12 है बेटा हमारे पास कि सूडो कोड की तारीफ करें। अब सूडो कोड एक ऐसा तरीका है जिसमें एल्गोरिदम को सादा जुबान में, फितरी जुबान में पेश किया जाता है जो समझने में आसान हो। तो आपने जिस तरीके से अपने फ्लो चार्ट में तस्वीरी शक्ल में जाहिर किया है प्रोसेस को, सूडो कोड में इसके बरक्स अल्फाज में लिखा जाता है। सूडो कोड कैसे काम करता है? सूडो कोड असल कोड नहीं है, इसीलिए हम उसको सूडो कोड कह रहे हैं, जिसे कंप्यूटर पे डायरेक्ट चलाया जा सके। तो सूडो कोड को डायरेक्ट कंप्यूटर पे रन नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एल्गोरिदम के मराहिल को आसान अंदाज में बयान करने का तरीका है, जिसको आपका जो प्रोग्रामर है वो आसानी से समझ सके कि मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे बदलना है। सवाल नंबर 14 में बेटा आपसे पूछा गया है कि सूडो कोड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कुछ फवाइद हैं। सबसे पहला, ये वजाहत बहुत अच्छी करता है। ये सिंटैक्स के बारे में फिक्र किए बगैर एल्गोरिदम की मंतक को समझने में मदद देता है। सिंटैक्स क्या होता है बेटा? सिंटैक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड लिखने का तरीकाकार। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। तो सूडो कोड में सिंटैक्स नहीं लिखा जाता, बल्कि सादा उर्दू या इंग्लिश जबान के अंदर सूडो कोड लिखा जाता है, तो एल्गोरिदम की मंतक आराम से समझ आ जाती है। दूसरे नंबर पे मंसूबाबंदी, यह प्रोग्रामर्स को अपने ख्यालात का खाका पेश करने और एल्गोरिदम के मराहिल की मंसूबाबंदी करने में मदद देता है। तो सूडो कोड के जरिए प्रोग्रामर अपना प्लान डेवलप करता है कि पहले नंबर पे मैं क्या प्रोग्राम लिखूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से वो अपने मराहिल को तय कर लेता है कि मैंने पहले मरहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे चौथे में क्या करना है। तीसरी चीज है बेटा अबलाग, ये एल्गोरिदम के मराहिल को बयान करने का एक आलमगीर तरीका है, पूरी दुनिया में फॉलो होता है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं इनमें सूडो कोड लिखा जाता है पहले, इससे दूसरों के साथ तबादला ख्याल करना आसान हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी के साथ एक शख्स से दूसरे शख्स को अपनी सोच पहुंचा सकते हैं कि मैं आपको यह बनाने का कह रहा हूं। सवाल नंबर 15 में बेटा आपसे पूछा गया है कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड में क्या फर्क है। तो फ्लो चार्ट और सूडो कोड में जब फर्क आएगा, इस तरीके से लाइन लगा के आप टेबल बना के लिखेंगे। सूडो कोड सादा जुबान और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एल्गोरिदम के मराहिल की वजाहत करता है। इसके बरक्स फ्लो चार्ट जो है एल्गोरिदम के बहाव को जाहिर करने के लिए तस्वीरी शक्लों का इस्तेमाल करता है, ग्राफिकल अलामतों का इस्तेमाल करता है। सूडो कोड एक कहानी की तरह पढ़ा जा सकता है जिसमें हर मरहला तरतीबवार लिखा गया है, जबकि फ्लो चार्ट एक फिल्म देखने की तरह है जहां तस्वीरी शक्ल में आपको चीजें दिखाई जा रही हैं। हर अलामत मुख्तलिफ किस्म के काम को जाहिर करती है। इसी तरीके से सूडो कोड तफसीली और बयानिया तर्ज में एल्गोरिदम के मराहिल को वाज़ेह करता है, जबकि फ्लो चार्ट एक बसरी अंदाज में, तस्वीरी अंदाज में मजमूई बहाव और साख्त को समझने के लिए ज्यादा मौसर हो सकता है। सूडो कोड किसी भी प्रोग्रामिंग जुबान के असल कोड को आसानी से तब्दील करने में मदद देता है। जब आप उसको सूडो कोड पेश करेंगे अपने प्रोग्रामर को, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे तब्दील करने में आसानी देगा, जबकि फ्लो चार्ट एक नजर में एल्गोरिदम में शामिल मराहिल और उसके फैसलों की फौरी शनाख्त करने के लिए मुफीद है कि कहां कहां डिसीजन मेकिंग है, किधर इनपुट है, किधर आउटपुट है, किधर डिस्प्ले करवाना है, इनपुट कहां से आ रही है, कितने नंबर्स की इनपुट है, ये तस्वीरी शक्ल से वाज़ेह हो जाता है। अब अगर मैं आपको सूडो कोड की एक क्या दिखाता हूं, एनिमेशन, ताकि आपको सूडो कोड क्लियर हो जाए कि कैसे काम करता है। जिस प्रोग्राम का हमने आपको एल्गोरिदम शो करवाया था कि दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, उसी तरीके से हम उसी प्रोग्राम का कि दो नंबर इनपुट लेने हैं उनका आपको सूडो कोड पेश कर रहे हैं। अब आप इसमें अगर देखें तो सबसे पहले स्टार्ट से हुआ और स्टार्ट के बाद क्या लिया हमने, इनपुट नंबर 1, एक नंबर इनपुट लिया। इसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा इनपुट नंबर 2 कि आप दूसरा नंबर इनपुट लें। उसके बाद हमने लिखा सेट टोटल इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। इससे क्या होगा कि उसने नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया और रिजल्ट को किसमें सेव किया, टोटल वेरिएबल में। फिर हमने उसे कहा था कि आपने इसे डिस्प्ले करवाना है, तो उसने क्या किया, इसे डिस्प्ले करवाया, डिस्प्ले टोटल, ताकि टोटल की वैल्यू आ जाए। और एंड में हमने क्या लिखा बेटे, एंड। तो सूडो कोड के स्टार्ट में आपने स्टार्ट लिखना है और जहां ये खत्म होता है वहां पे क्या लिखना है, एंड।
इस तरीके से दो नंबर्स को जमा करने का स्यूडो कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इसको गौर से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये पेपर में भी काम आएगा और आपके जो प्रैक्टिकल होंगे फाइनल टर्म के उसके अंदर भी काम आएगा। सवाल नंबर 16 में बेटा पूछा गया आपसे एल्गोरिदम का जायजा लेने की तकनीक्स क्या है। तो एल्गोरिदम का जायजा लेना यह समझने के लिए अहम है कि ये मसाइल को कितने अच्छे तरीके से हल करता है, कितने मौसर तरीके से हल करते हैं। इनकी कारकर्दगी को नापने के लिए दो चीजें बेटा देखी जाती हैं, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिदम का जो जायजा है कि ये कितना अच्छा काम करता है, इसके लिए दो टेक्निक्स है मेन, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी और दूसरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सवाल नंबर 17 में पूछा गया बेटा आपसे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और कारकर्दगी क्या है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की इस बात की पैमाइश करता है कि एल्गोरिदम किस कदर तेजी से काम करता है या सुस्ती से काम करता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ये जाहिर करती है कि एल्गोरिदम के चलने का वक्त इनपुट के साइज के बढ़ने के साथ साथ किस रफ्तार से बढ़ता है। अगर इनपुट के साइज बढ़ने से किसी एल्गोरिदम का टाइम बढ़ता चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस नेगेटिव है, वो ज्यादा टाइम लेगा, अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। और अगर इनपुट साइज के बढ़ने के साथ साथ उसके टाइम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जितने टाइम में वो सॉल्व करता है मसले को, इसका मतलब है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है और ये एल्गोरिदम अच्छा है। सवाल नंबर 18 में बेटा दूसरी टेक्निक के बारे में पूछा गया है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी या जगह की पेचीदगी क्या है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस बात की पैमाइश करती है कि एल्गोरिदम इनपुट के साइज के लिहाज से कितनी ज्यादा जगह मेमोरी में लेता है। मेमोरी से मुराद है बेटा यहां पर आपके सिस्टम की रैम। जो एल्गोरिदम जितनी ज्यादा रैम इस्तेमाल करेगा वो उतना ज्यादा स्लो एल्गोरिदम या अच्छा एल्गोरिदम नहीं होगा। जो एल्गोरिदम कम से कम मेमोरी इस्तेमाल करेगा वो अच्छा एल्गोरिदम कहलाएगा। तो ये जरूरी है कि इनपुट के लिए दरकार मेमोरी और एल्गोरिदम की तरफ से इस्तेमाल की गई इजाफी मेमोरी दोनों को मद्देनजर रखा जाए। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की जब हम पैमाइश करते हैं तो इन्हीं दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि वो कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं और एल्गोरिदम को इजाफी कितनी मेमोरी चाहिए इनपुट वेरिएबल्स के अलावा सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 19 में बेटा पूछा गया है ड्राई रन की क्या तारीफ है, ड्राई रन किसे कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको एल्गोरिदम भी दिखाया बेटा 2 नंबर ऐड करने का और सूडो कोड भी दिखाया, अगर आप उस ए और बी वेरिएबल की जगह कोई फर्जी नंबर डालकर और रिजल्ट को चेक करें तो इसको ड्राई रन कहते हैं। तो ड्राई रन में किसी भी गलती की निशानदेही करने के लिए नमूने के डेटे के साथ एल्गोरिदम को मरहलावार चलाया जाता है। जितने भी स्टेप्स हैं आपके एल्गोरिदम के, आपने फ्लो चार्ट के, आपने उनमें क्या करना है बेटा, मुनासिब सी फर्जी वैल्यू लेनी है और उस फर्जी वैल्यू को हल करना है स्टेप्स के साथ साथ, और देखना है कि जो आपकी सोच थी और जो आपकी आउटपुट आ रही है क्या वो दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब है आपका ड्राई रन कामयाब रहा और आपका फ्लो चार्ट सूडो कोड आपके ठीक काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है फ्लो चार्ट का ड्राई रन क्या है। तो फ्लो चार्ट के ड्राई रन में फ्लो चार्ट को कदम ब कदम चलाना शामिल है। स्टेप बाय स्टेप आप फ्लो चार्ट के हर स्टेप पे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके समझेंगे ताकि यह समझा जा सके कि कंप्यूटर इस्तेमाल किए बगैर एल्गोरिदम कैसा काम कर रहा है। अगर तो वह ड्राई रन में अच्छा काम कर रहा है तो इंशाल्लाह वो जब आप कंप्यूटराइज पे फ्लो चार्ट बनाएंगे उस पर भी ठीक काम करेगा। सवाल नंबर 21 में बेटा आपसे पूछा गया है सूडो कोड का ड्राई रन क्या है। तो सूडो कोड लाइंस में लिखा हुआ होता है, तहरीरी शक्ल में लिखा होता है, उसको भी आप लाइन बाय लाइन दस्ती तौर पर चलाकर चेक करेंगे अमल को समझने के लिए, तो इसको सूडो कोड का ड्राई रन कहा जाता है। सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा गया है सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल है। एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल हम बनाते हैं जिसके जरिए हकीकी दुनिया के अमल को समझा जा सकता है, हकीकी दुनिया के मॉडल को समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे गेम खेलते हैं कार चलाने वाली, अब देखें वो मसनूई कार होती है, वो असल कार तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर गियर सिस्टम, उसके अंदर ब्रेक सिस्टम, उसके अंदर मोड़ने का सिस्टम जो आप बटन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सिमुलेटेड है, वो कंप्यूटर मॉडल है। इससे आपको समझने में मदद मिलती है
کہ میں جب سڑک پر اپنی گاڑی لے کر نکلوں گا تو کس طریقے سے کتنا موڑوں تو میری ٹکر لگے گی اور کہاں پہ میں بچ سکتا ہوں, کدھر میں نے ریس دینی ہے اور کدھر میں نے جو ہے اس کو روکنا ہے. اب سیوڈو کوڈ سیمولیشن جو ہے وہ بے تحاشا جگہ پر زندگی میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. جیسے سوال نمبر 23 میں پوچھا گیا ہے آپ سے کہ سیمولیشن کیوں استعمال کریں ہم, تو ہم سیمولیشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی الگوریدم مختلف قسم کے ڈیٹا کے ساتھ کتنی اچھی طرح کام کرے گا. سیمولیشن ماڈل جو ہے وہ اس کی اوریجنل رننگ دکھاتا ہے, ہمیں مختلف حالات پیدا کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان تبدیلیوں سے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے جو ٹریفک پولیس والے ہیں انہوں نے آج کل سیمولیٹر منگایا ہوا ہے گاڑی چلانے کا. جب یہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو کار پہ بٹھایا جاتا ہے, اسکرین پہ کار چل رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے اس شخص کو اصل کار پہ بیٹھنے سے پہلے حالات کا تجربہ ہو جاتا ہے سیمولیشن پہ استعمال کر کے کہ کیا تبدیلی کروں گا تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. وہ گیئر لگانا بھی سیکھ جاتا ہے, وہ بریک لگانا بھی سیکھ جاتا ہے, اسے یہ بھی پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں پر میری جو ہے سپیڈ سلو ہونی چاہیے اور کدھر سپیڈ فاسٹ ہونی چاہیے. سوال نمبر 24 میں پھر دوبارہ پوچھا گیا آپ سے کہ سیمولیشن کے فوائد کیا ہیں. سب سے پہلے بیٹا اس پہ لاگت کم آتی ہے. حقیقی تجربات کرنے کی نسبت سیمولیشن چلانا اکثر سستا اور تیز ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ گاڑی والی ہی آپ مثال لے لیں, اگر آپ کسی کو سیمولیشن پہ سکھا رہے ہیں اور وہ بچہ 4 5 بار 10 بار 20 بار ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو کوئی فزیکل نقصان نہیں ہو رہا, لیکن اگر اسے اصل گاڑی پر بٹھا کر سکھایا جاتا اور وہ نقصان کرتا تو یقینی بات ہے اس کی لاگت بڑھتی چلی جاتی. یہ محفوظ ہوتا ہے, خطرناک حالات جیسے کسی عمارت میں آگ وغیرہ میں بغیر کسی کو خطرے میں ڈالے آپ آزما سکتے ہیں سیمولیشن کے ذریعے. میں آپ کو گاڑی کی مثال سے سمجھا رہا ہوں تو میں آپ کو اسی مثال پہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں اگر اوریجنل گاڑی پہ اصل گاڑی پہ وہ ایکسیڈنٹ کرتا تو اسے نقصان ہوتا. اب اس نے سیمولیٹر پہ غلطی کی ہے, ایکسیڈنٹ کیا ہے تو وہ محفوظ رہ گیا. اور دہرانے کے قابل, جتنی بار مرضی آپ ترتیب کے ساتھ بار بار سیمولیشن کو چلا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کو بدلنے سے کیا ریزلٹ نکلتے ہیں. کسی قسم کا آپ کا فزیکل طبعی جو نقصان ہے وہ نہیں ہو رہا. سوال نمبر 25 میں پوچھا گیا ہے بیٹا سیمولیشن کی مثالیں دیں. سب سے پہلی مثال اس نے دی ہے موسم کی پیشن گوئی کی. تو ماہر موسمیات موسم کی پیشن گوئی کے لیے سیمولیشنز کا استعمال کرتے ہیں, ڈیفرنٹ ڈیٹا اس کو دیتے ہیں تاکہ سافٹ ویئر آپ کو بتائے کہ آج کیسا موسم ہوگا. پھر ٹریفک کے بہاؤ کے لیے شہر کے منصوبہ ساز سڑکوں پر ٹریفک لائٹس میں تبدیلیوں کے اثرات کو دیکھنے کے لیے ٹریفک کو آپ سیمولیٹ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ٹریفک کس جگہ سے آئے گی, کس وقت چوک ہوگا, کس وقت جو ہے ٹریفک کنجسٹ ہو جائے گی اور کہاں کہاں ٹریفک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سوال نمبر 26 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ LARP کیا ہے. تو LARP جو ہے بیٹا اس سے مراد ہے مسئلے کے حل کے لیے الگوریدم کی منطق سمجھنا. یہ الگوریدم کو سمجھنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہے, انٹریکٹیو طریقہ ہے جس میں آپ انہیں چلا کر نتائج دیکھ سکتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ تمام الگوریدم کو آپ چلاتے ہیں, اس میں ویلیوز ڈال کے دیکھتے ہیں, انپٹ اور آؤٹ پٹ کی ویلیو کے اثرات دیکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ دلچسپی کے ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا تبدیلی آ رہی ہے. LARP کو سمجھنا کیوں اہم ہے؟ یہ آپ کی مدد کرتا ہے بیٹا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے اسے سمجھنے میں, مختلف انپٹس کے اور آؤٹ پٹ کے اثرات دیکھنے میں مدد دیتا ہے اور اپنے الگوریدم لکھنے اور ان کو بہتر بنانے کی پریکٹس کرنے میں مدد دیتا ہے. تو LARP کا استعمال کر کے آپ الگوریدمز کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اپنے الگوریدمز بھی لکھ سکتے ہیں, اپنے الگوریدمز جو پہلے سے لکھے گئے ہیں ان کی انپٹ ویلیوز کو چینج کر کے ان کی آؤٹ پٹ ویلیو کے اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 28 میں پوچھا گیا ہے کہ ہم LARP میں الگوریدم کیسے لکھتے ہیں. تو LARP کا استعمال کرتے ہوئے الگوریدم لکھنا بہت آسان ہے جس کے ذریعے مسائل کے لیے منطقی حل تیار کیا جا سکتا ہے. تو الگوریدم کی بنیادی کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو الگوریدم کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو LARP میں الگوریدم بنانے سے پہلے آپ کو الگوریدم, فلو چارٹ اور سیوڈو کوڈ یہ تینوں چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. پھر سوال نمبر 29 میں پوچھا گیا بیٹا کہ ہم LARP میں فلو چارٹ کیسے بناتے ہیں. تو LARP میں فلو چارٹ بنانا الگوریدم کے مراحل کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے. مطلب
کہ तस्वीरी शक्ल में। तो फ्लो चार्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि तस्वीरी शक्ल में शो करता है आपके एल्गोरिदम को, जिसमें मेयारी फ्लो चार्ट अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। अब कौन कौन सी अलामतें इस्तेमाल की जाएंगी? अमल के लिए हमने कहा था मुस्ततील इस्तेमाल करेंगे, फैसले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डायमंड, इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे मुतवाजी अल अज़ला, और आगाज और इख्तिताम के लिए बैजवी का इस्तेमाल करेंगे। तो इनको नोट कर लें बेटा, ये अलग अलग शॉर्ट भी आ सकता है इस तरीके से फ्लो चार्ट की अलामतों का, और मारूजी तो इसमें से लाजमी आती है हर साल। गलती या बग की तारीफ करें कि गलती या बग क्या है। जब हम LARP में एल्गोरिदम लिखते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो कभी कभार हम गलतियां करते हैं जिन्हें बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की टर्म में भी, सॉफ्टवेयर की जबान में भी, सॉफ्टवेयर में अगर कोई गलती हो तो उसको बग कहा जाता है। सवाल नंबर 31 में आपके पास है बेटा, डीबगिंग क्या चीज है? तो डीबगिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बग को तलाश करते हैं, सॉफ्टवेयर की गलतियों को तलाश करते हैं और फिर उनको दुरुस्त करने में किरदार अदा करते हैं। तो डीबगिंग के अमल में गलती को तलाश करना भी है और गलती को दुरुस्त करना भी है। इस अमल को डीबगिंग कहते हैं। सवाल नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, गलतियों की अकसाम बयान करें। गलतियों की बेटा 3 बुनियादी अकसाम है आपके सॉफ्टवेयर में, आपके एल्गोरिदम में। सबसे पहला सिंटैक्स की गलती। सिंटैक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी एल्गोरिदम, किसी स्यूडो कोड के लिखने के जो तरीकाकार है उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स की गलती उस वक्त आएगी जब आप एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट में गलत लिखेंगे। मतलब जहां पर आपने फॉर एग्जांपल तस्वीर इस्तेमाल करनी थी, अलामत इस्तेमाल करनी थी डायमंड की, आपने डायमंड की जगह आपने इस्तेमाल कर ली बैजवी, तो ये सिंटैक्स की गलती है। आपने बैजवी की जगह मुस्ततील इस्तेमाल कर लिया, ये सिंटैक्स की गलती है। कोई मरहला छोड़ दिया दरमियान में फ्लो चार्ट बनाते हुए, ये भी सिंटैक्स की गलती कहलाएगी। दूसरी कैटेगरी है बेटा गलती की रन टाइम गलतियां। अब रन टाइम गलतियां जो है वो एल्गोरिदम बनाते हुए नहीं निकलती, फ्लो चार्ट बनाते हुए नहीं निकलती, जबकि उस वक्त निकलती हैं जब आप उसको रन करके देखते हैं, जब आप उसको चला कर देखते हैं। तो ये रन टाइम गलतियां उस वक्त होती हैं जब एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट पर अमल दरामद किया जा रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर को डिवाइड करने का एल्गोरिदम बनाया। अब जिस शख्स को आपने उसको रन टाइम चेक करने के लिए दिया, उसने दूसरा नंबर जिससे तकसीम करना था वो 0 दे दिया, और आपको पता है कि आपका कंप्यूटर, आपका कैलकुलेटर, आपका मैथमेटिक्स डिवाइड बाय 0 को अमल में नहीं लाता, 0 से तकसीम नहीं करता। तो ये गलती रन टाइम गलती कहलाएगी। तीसरा नंबर है बेटा मंतकी गलतियां, जिन्हें लॉजिकल एरर्स भी कहते हैं। ये एल्गोरिदम की मंतक की गलती है, फार्मूले की गलती है, लॉजिक की गलती है। तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो फ्लो चार्ट है, आपका जो स्यूडो कोड है वो गलत काम करेगा। मिसाल के तौर पर किसी फैसले के मरहले में गलत शर्त इस्तेमाल कर दी। आपने लिखना था कि नंबर अगर 33 से ज्यादा है तो पास और 33 से कम है तो फेल, और आपने मंतक की गलती कर दी। आपने लिख दिया कि 33 से ज्यादा है तो फेल और 33 से नंबर कम है तो पास। अब ये मंतक की गलती कहलाएगी, ये लॉजिक की गलती कहलाएगी, फार्मूले की गलती है। सवाल नंबर 33 में बेटा आपसे पूछा गया कौन सी गलती तलाश करना सबसे मुश्किल है। तो सबसे मुश्किल गलती तलाश करना मंतकी गलती है। क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिदम चलता रहेगा, दुरुस्त जवाब नहीं आएगा, और आपको पता चलेगा काफी देर बाद जब कोई आइडेंटिफाई करेगा, जब कोई आपको बताएगा कि जी ये तो रिजल्ट तो ये आना चाहिए, आ तो गलत रहा है, तो फिर आप जाके इसको ढूंढेंगे। सवाल नंबर 34 में आपसे पूछा गया है LARP में कुछ आम गलती के पैगामात लिखें। आम गलती के पैगामात जो आपको LARP में नजर आ सकते हैं, उनमें एक हो सकता है बेटा गुमशुदा मरहला। हो सकता है आपने एल्गोरिदम लिखते हुए कोई अहम कदम शामिल करना आप भूल गए हैं, कोई अहम मरहला आपने, डिस्प्ले का मरहला था, डिसीजन का मरहला था, जहां पर आप डिसीजन ले रहे थे, फैसला ले रहे थे, वो आप शामिल करना भूल गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? गुमशुदा मरहले का पैगाम। फिर अनडिफाइंड वेरिएबल। अनडिफाइंड वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल आप अपने एल्गोरिदम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऊपर आपने इनपुट के तौर पर लिए हैं या नहीं लिए, आपने डिफाइन किए हैं या नहीं। अगर ऊपर आपने वेरिएबल में वैल्यू नहीं ली और नीचे आप मरहले में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर देगा आपको। तीसरे नंबर पे है बेटा गलत ऑपरेशन। आप कोई ऐसा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं जो इजाजत शुदा नहीं है, जैसे कि 0 से तकसीम करना।
اس کے اوپر آپ کو ایرر آئے گا، رن ٹائم ایرر، جو کہ غلط آپریشن کا۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا آپ کے مشقی مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 میں مشق میں آپ سے پوچھا گیا ہے کمپیوٹیشنل تھنکنگ کی وضاحت کریں، تو آپ لکھیں گے کہ کمپیوٹیشنل تھنکنگ ایک مسئلہ حل کرنے کا عمل ہے جس میں مہارت اور ٹیکنیک کا مجموعہ شامل ہوتا ہے تاکہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے مؤثر انداز میں حل کیا جائے کہ اسے کمپیوٹر کے ذریعے انجام دیا جا سکے، تو پھر وہ کمپیوٹیشنل تھنکنگ کہلائے گا۔ سوال نمبر 2 میں بیٹا پوچھا گیا ہے کمپیوٹیشنل تھنکنگ میں ڈی کمپوزیشن کا عمل کیا ہے؟ تو ڈی کمپوزیشن کا عمل ایک پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے منظم حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ڈی کمپوزیشنل کمپیوٹیشنل تھنکنگ میں ایک اہم قدم ہے۔ ڈی کمپوزیشن کے ذریعے ہم اپنے بڑے مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کر کے زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ مؤثر طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا مسئلہ حل کرنے میں ایبسٹریکشن سے کیا مراد ہے؟ ایبسٹریکشن ایک ایسا عمل ہے جس میں پیچیدہ حقیقت کو چھپایا جاتا ہے، صرف ضروری حصوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کے مسئلے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، تفصیل بتاتے ہوئے پیچیدگی کم ہو جاتی ہے اور آپ اعلیٰ سطحی جائزہ لے سکتے ہیں اپنے مسئلے کا، تاکہ آپ کی توجہ امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف مرکوز رہے۔ سوال نمبر 4 میں بیٹا پوچھا گیا ہے الگوریدم کیا ہے؟ الگوریدم ایک منظم اور واضح ترتیب میں دی گئی ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عمل کر کے خاص مقصد کو ہم حاصل کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو حل کرنے۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے مسئلے کی تفہیم کمپیوٹیشنل تھنکنگ میں کس طرح مدد کرتی ہے؟ اب تفہیم کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا؟ کہ بنیادی پہلوؤں کو سمجھنا۔ تو سب سے پہلے مسئلے کی تفہیم جو ہے بنیادی پہلوؤں کی شناخت کرنا سکھاتی ہے آپ کو، پھر اس کی ضروریات کی وضاحت کرنا سکھاتی ہے، پھر مقاصد کا تعین کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو مسئلے کی تفہیم کا مطلب ہے اس کا تفصیلی سمجھ بوجھ ہونا۔ سب سے بنیادی طور پر پہلوؤں کی شناخت، مسئلے کی شناخت، ضروریات کی وضاحت اور مقاصد کا تعین۔ سوال نمبر 6 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ہم فلو چارٹ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو فلو چارٹ عمل کی واضح اور مختصر نمائندگی فراہم کرتا ہے جس سے انہیں ایک نظر میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ فلو چارٹ عمل میں رکاوٹوں اور غیر مؤثر پہلوؤں کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتے ہیں جو مسئلہ حل کرنے اور بہتری لانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو فلو چارٹ کی مدد سے تصویری شکل میں ہم اپنے مسئلے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں آپ سے پوچھا گیا بیٹا سوڈو کوڈ کا مقصد کیا ہے؟ تو سوڈو کوڈ بھی الگوریدم لکھنے کا ایک طریقہ ہے جس میں الگوریدم کو سادہ اور فطری زبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ سادہ انگریزی زبان میں، سادہ اردو زبان میں جب آپ سٹیپس لکھیں گے تو اس کو سوڈو کوڈ کہتے ہیں اور یہ سمجھنے میں کافی آسان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 میں آپ سے پوچھا گیا سیمولیشن کی تعریف کریں۔ تو سیمولیشن جو ہے کمپیوٹر پروگراموں کا استعمال ہے جس کے ذریعے کسی حقیقی دنیا کے عمل یا نظام کا ماڈل بنایا جاتا ہے اور یہ ماڈل کمپیوٹرائز ماڈل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ حقیقی زندگی میں انہیں آزمانے کی ضرورت کے بغیر مختلف الگوریدم یا ڈیزائن کی چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے درمیان ٹریفک کا بہترین ماڈل پیش کر کے دکھایا کہ کیسے آپ ایک مصنوعی کار کو چلا کر ایک حقیقت والی کار والے کو سمجھ سکتے ہیں کہ گیئر کیسے لگانا ہے، بریک کیسے لگانی ہے، ٹکر ہونے کے سلسلے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور سیمولیشن آپ کو فائدہ کیا دیتی ہے کہ آپ کو فزیکلی نقصان نہیں ہوتا، آپ کے پیسے بچتے ہیں، آپ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، خطرے سے بچتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں بیٹا پوچھا گیا ہے کسی مسئلے کا بہترین حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ تو بہترین حل کا انتخاب مختلف طریقوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ چوز کرتے ہیں اور سب سے مؤثر طریقہ منتخب کرنے پر مشتمل ہوتا ہے بہترین حل تلاش کرنا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے آپ اس کے پاسبل سولوشن کی لسٹ بناتے ہیں اور جتنے بھی ممکنہ سولوشن کی آپ لسٹ بناتے ہیں، ممکنہ حل کی لسٹ بناتے ہیں، ان میں سے بہترین کو چننا مسئلے کا بہترین حل تلاش کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ فلو چارٹ میں ڈائمنڈ سمبل کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ڈائمنڈ سمبل فلو چارٹ میں عمل میں فیصلے کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جہاں ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ اگر نمبر 33 سے زیادہ ہے تو بچہ پاس ہے، اگر نمبر 33 سے کم ہے تو بچہ فیل ہے۔ اب اس کنڈیشن کو آپ کس کے اندر لکھیں گے؟ ڈائمنڈ سمبل کے اندر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹا آپ کے پاس اس چیپٹر کی معروضی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں سے کمپیوٹیشنل تھنکنگ کی بہترین تعریف کون سی ہے؟
تو बी नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है एक मसले को हल करने का तरीका जो मुनज़्ज़म एल्गोरिदम और मंतकी थिंकिंग को इस्तेमाल करता है, इसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। नंबर 2 पे आपसे पूछा गया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में मसले की तकसीम क्यों अहम है। ये डीकंपोजिशन के बारे में सवाल है। अब मसले की तकसीम इसलिए अहम है कि ये मसाइल को छोटे और ज्यादा मुनस्सम हिस्सों में तकसीम कर देता है, इससे मसले को हल करना आसान होता चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे आप। नंबर 3 पे बेटा आपसे पूछा गया है नमूने की शनाख्त में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है मसाइल के अंदर मुमासलत तलाश करना, इनका फायदा उठाना, ये नमूने की शनाख्त कहलाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन। नंबर 4 पे बेटा आपसे पूछा गया है कौन सी इस्तिलाह बुनियादी ख्याल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए तफसीलात को नजरअंदाज करती है। तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन का सवाल पढ़ाया कि एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बुनियादी ख्याल पर तवज्जो मरकूज करते हैं और जो फालतू आपकी तफसीलात होती हैं उनको इग्नोर करते हैं। नंबर 5 पे आपके पूछा गया है मदरजा झेल में से कौन सा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बुनियादी असूल है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बुनियादी असूल है कि आप मसले को आसान बनाने की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं। नंबर 6 पे आपसे पूछा गया है एल्गोरिदम क्या होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी पे बेटा जवाब बनता है किसी मसले को हल करने के लिए मरहलावार हिदायत का लिखना, मरहलावार हिदायत का जारी करना एल्गोरिदम कहलाता है। नंबर 7 पे है बेटा आपके पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग के मुताबिक मसला हल करने में मदरजा झेल में से कौन सा पहला मरहला है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सबसे पहला मरहला मसले की शनाख्त करना है, मसले को समझना, मसले का अदराक करना। नंबर 8 पे आपसे पूछा गया है फ्लो चार्ट किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में बेटा इसका जवाब लिखा हुआ है ग्राफिक तौर पर एल्गोरिदम को जाहिर करने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट में हम अलामती सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9 पे पूछा गया बेटा सूडो कोड क्या है। तो सूडो कोड में हम एल्गोरिदम को सादा जबान में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है सादा जबान का इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम की एक आला सतह वजाहत देना सूडो कोड कहलाता है। नंबर 10 पे बेटा आपसे पूछा गया है फ्लो चार्ट को ड्राई रन करने में क्या शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी पे इसका जवाब है बेटा नमूना डेटा के साथ फ्लो चार्ट की जांच करने को ड्राई रन कहते हैं। तो ड्राई रन मैंने आपको करके दिखाया कि जहां दो वेरिएबल आप लेंगे ए और बी, उनमें कोई वैल्यू डालें और उस वैल्यू की शनाख्त करने के साथ मरहलावार उसका रिजल्ट निकालें, इसको हम ड्राई रन करना कहते हैं। यहां पर बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है। हमने इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट मशकी सवालात को डिस्कस किया, आपको मारूजी समझाने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट की एनिमेशन दिखाने की कोशिश की ताकि आप फ्लो चार्ट और सूडो कोड को समझ सकें। फिर भी अगर आपको कोई सवाल समझ ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहां पे आपका जवाब जो है दे दिया जाएगा।